नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में जरूर असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनकी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अभी अभी चली गई है। अब्दुल बारी साहब, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ और आपसे पूछूं इससे पहले सवाल के तौर पर मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो आपकी चली गई और लोग कहते हैं कि आपके पास उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर है, तो आप ये ऑफर क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं? ऐसा है कि देखिए, पद आता है जाता है। जी जी जी। और हम लोगों का कमिटमेंट पद के प्रति नहीं है, बल्कि हमारा कमिटमेंट विचार के प्रति है और उस विचार के साथ लगे हैं। अब हमने भी सुना, बहुत लोगों ने कुछ मीडिया के भाइयों ने भी और कुछ दोस्त और दुश्मन दोनों लोगों ने ये कहा कि भाई जो ये हो रहे हैं उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं। तो हमने हंस के कहा कि भाई उप मुख्यमंत्री का पद तो कोई संवैधानिक है भी नहीं। जाना हो तो कम से कम एक नंबर कुर्सी पे जाए तो आदमी अच्छा भी लगता है। नहीं, वो तो आपकी महत्वाकांक्षा है सिद्दीकी साहब। नहीं, मगर ऐसा है कि जो लोग जब तक एक नंबर की कुर्सी नहीं मिल रही है तब तक 2 नंबर की कुर्सी से तो आपको परहेज नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, परहेज है। जी जी जी। मैंने पहले कहा कि पद महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। हम लोगों का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, कोई हम लोग जो है चमचा कांटे वाले से बपोती में लेके नहीं आए राजनीति, और एक गरीब घर से पैदा हुए और उसमें समझिए संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। और हमारे आदर्श पुरुष जो हैं नेता में जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे। तो अब जो लोग जानते हैं ये कि साहब उनको आदर्श ये अपना मानते हैं, तो वो लोग सब जानते हैं किसी की हिम्मत नहीं है कि हमसे किसी भी तरह की लालच वाली बात करें, मगर अपना उड़ाते रहते हैं। ठीक है। तो आपको नीतीश कुमार ने ऐसा ऑफर नहीं दिया है? मैंने कहा ना कि उनको कोई इस तरह का बात करने का, मेरी मेंटेलिटी को वो भी जानते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से किसी ने ऑफर दिया है? किसी ने ऑफर नहीं दिया। किसी ने ऑफर नहीं दिया। सुना कि आपस में चल रहा है, जहाँ जाइए तो भाई शपथ ले रहे हैं। तब इसलिए हमने कहा कि जदयू जो है ये तो दल बदलुओं की जमात है। बिल्कुल। और दल बदलुओं की जमात में जाने से बेहतर है कि आदमी चुपचाप बैठ जाए, जहाँ है वहाँ है। जब इसके साथ डूबेंगे तो डूब जाएंगे, उगेंगे तो उग जाएंगे। तो ये तो आपको मालूम होगा ना सिद्दीकी साहब की आजकल जो है बिहार में मंत्री की कुर्सी की सेल लगी हुई है। हमारे साथ आओ और जो मनचाही कुर्सी लेकर जाओ, कुछ इस तरह की चीज चल रही है क्या बिहार में? देखिए, वो तो अब मैंने पहले भी कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग किसको बोलते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग होता है लालच देना। लालच कुर्सी की भी हो सकती है, पद का भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है और कोई महल का भी हो सकता है। तो अब जो लोग गए उनके साथ तो कुछ दिन में पता चल जाएगा कि कौन किस लालच में गए। यस। तो एक बात तो आज आप मुहामुही में बिल्कुल पक्के तौर पर कह रहे हैं ना कि आप किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अभी तो नहीं लगता, भविष्य में जा सकते हैं। भविष्य में भी नहीं लगता है। हाँ। जब तक नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के कुशासन के खिलाफ, जन सरोकार के मामले में बर्बर हरकत जो इस सरकार की रही है, जन विरोधी हरकत जो रही है, और फिर लोकतंत्र में जो लोक हावी हो उनके जगह पर तंत्र हावी हो गया, लोक गौन हो गया। और जिस ढंग से यहाँ संघर्ष करने वाले लोगों को, जायज मांग को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों को जितनी बर्बरता से इस सरकार ने पीटा है, उतना मैंने समझिए इसकी तुलना आप इमरजेंसी काल से ही आप कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके साथ जाने का मतलब कि उस कमिटमेंट के प्रति गद्दारी करना, उन लोगों के प्रति गद्दारी करना जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघर्ष किया
और वो बुरी तरह से पिटा गए। उस मामले में आप समझौता करोगे कि फारबिसगंज में जो है बच्चा से लेके गर्भवती महिला तक की मौत हुई, और अगर हम कुछ करते हैं तो ये नहीं कहेगा कि सारे पॉलिटिशियन एक जैसे हैं। यस, वो हम सारे पॉलिटिशियन एक जैसे से थोड़ा हम भिन्न बनना चाहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से अब्दुल बारी सिद्दीकी आप दूसरों से अलग हैं, ऐसा व्यक्तिगत मैं भी मानता हूं। मुझे ये बताइए कि आपको लालू यादव से ज्यादा मोहब्बत है या नीतीश कुमार से ज्यादा नाराजगी है? देखिए, असल क्या है ना कि मोहब्बत होना किस मामले में, अगर मान लीजिए ये हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, नीतीश कुमार भी रहे हैं, लालू यादव हमारे नेता ही हैं, मगर क्या है कि हम विचार के प्रति हमारा कमिटमेंट है। नीतीश कुमार, यही नीतीश कुमार जी आज जो रो रहे हैं और आज देख रहे हैं बहुत जगह होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, समझे कि नहीं? मतलब कि इन्होंने मान लिया कि हम कॉमनल फ्रेम में थे अब तक, हम उस फ्रेम से निकले हैं, मगर इनकी शर्त भी है कुछ जी। और वो शर्त जो इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया अलग होने का, या जो इनके नेता पार्टी के तरफ से जो आता अधिकृत बयान, मतलब बार बार ये कह रहे हैं कि साहब हम मोदी के वजह से अलग हुए हैं, आडवाणी जी के वजह से नहीं अलग हुए हैं, आरएसएस के वजह से अलग नहीं हुए हैं, और न तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के वजह से अलग हुए हैं। अब मोदी जी के वजह से क्यों अलग हुए हैं? इस वजह से मोदी जी को वो अपना कंपटीटर मान रहे हैं। अच्छा, उनको लगता है कि कहीं ऐसा संजोग बैठे कि एनडीए जो है ऐसा मौका आ जाए कि साहब मुझको ही मान ले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, मगर ये मोदी जब कैंडिडेट हो जाएगा तो हमको कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं मानेगा। ऐसी परिस्थिति में वो बार बार वकालत करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी का। मैंने उनसे यही पूछा कि आप ये बता दो कि नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी में क्या फर्क है। बिल्कुल, अगर लाल कृष्ण आडवाणी में कुछ लगा हुआ है धर्मनिरपेक्षता का पंख, तो वो बता दीजिए, हम लोग जरा देखें। मगर यही लाल कृष्ण आडवाणी एक जमाने में आक्रामक चेहरा था, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी, और जिस लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का, उनके साथ आप जो है आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, अभी भी आप जो है सिताब दियारा में झंडा दिखाने के लिए गए, मगर मुझको लगता है इनका कमिटमेंट धर्मनिरपेक्षता के प्रति नहीं है, बल्कि कोई न कोई कुटिलता छुपी हुई है जिसमें स्वार्थ नजर आता है। आपकी बातों से ये लगता है कि एक तो नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और दूसरा ये लगता है कि मोदी के नाम पर ये या तो अपने लिए संभावना बनाकर रखना चाहते हैं या लाल कृष्ण आडवाणी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। या लाल कृष्ण आडवाणी या नीतीश कुमार, लाल कृष्ण आडवाणी या ये अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या यह माना जाए आपकी बातों से कि ये अभी बीजेपी और जेडीयू का तलाक नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ समय के लिए ब्रेकअप हुआ है? मैंने विधानसभा में जो इन्होंने कॉन्फिडेंस सीख करने के लिए मोशन लाया, उस दौरान भी हमने कहा कि इन्होंने उसी विधानसभा में कहा था कि मेरा रिश्ता अटूट है और हम जो भी कर रहे हैं रणनीति के तहत कर रहे हैं। हमको कभी कभी ये भी शंका होती है कि कहीं ये इनका अलग होना, उनका अलग होना कोई रणनीति का करी तो नहीं है कि ताकि मुस्लिम वोट्स में डिविजन्स आ जाए और भारतीय जनता पार्टी को जो है उसका फायदा मिल जाए। तो बीजेपी को मुस्लिम वोट को डिवाइड करके ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप मुस्लिम कम्युनिटी के, जहां तक मेरी अपनी समझ है, बिहार के चंद सबसे बड़े नेताओं में से हैं, या हो सकता है सबसे बड़े नेता है आप मुसलमानों का मन समझते हैं, जानते हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार जी के इस पैंतरे में आ जाएगा? देखिए, कभी नहीं आएगा पैतरे में, नहीं आएगा। इस वजह से नहीं आएगा पैतरे में। एक तो देखिए, अभी महाराजगंज का जो चुनाव था, कहने को भले उपचुनाव था मगर बड़ा महत्वपूर्ण था आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, तो वहां भी मुसलमानों ने अपना इजहार किया है, रुझान। दूसरी बात जो खास करके आजकल सब लोगों को
मुसलमानों का दर्द सता रहा है, फारबिसगंज में नहीं सताता है। और कई तरह की जन विरोधी हरकतें हुई हैं, हिस्सेदारी में भी नहीं सताता है। जहाँ हिस्सेदारी मिलना चाहिए प्रशासन से लेके सब चीज में, उसमें इनको नहीं सताता है। ये समझते हैं ये कि जो ये मुसलमान हैं ये बेवकूफ़ हैं, इनको कभी भी जो है टोपी पहनकर और सहाफा पहन के ठगा जा सकता है। मगर दुनिया का कहीं किसी भी मुल्क का जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है जी, वो बहुत ही सूक्ष्म नज़र रखता है कि साहब हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा वर्तमान क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि जब तक ये नरेंद्र मोदी और आडवाणी की सफाई नहीं देते हैं, जब तक ये नहीं कहते हैं कि साहब हम 17 साल जो है गलत फंसे हुए थे, जब तक ये नहीं कहते हैं कि साहब हमको आरएसएस से दूरी है। मुसलमान नहीं जानते हैं क्या? एक तरफ ये जानते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को खाना पे उठा देते हैं, और एक तरफ उसको मिनिमाइज करने के लिए आप भागवत जी को अपने घर पे एक अन्य मार्ग में बुला के दावत कराते हैं। ये क्या मतलब है? नहीं, नरेंद्र मोदी के मामले में भी आप तो 5-6 साल 7 साल के बाद में खाने पर से उठाते हैं, 7 साल पहले तो आप उनकी तारीफ करते हैं। तो आपको लगता है कि क्या नीतीश कुमार को 2003 में मोदी की तारीफ जो उन्होंने की थी उसके लिए बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए? निश्चित रूप से मांगना चाहिए, या उसको प्रोटोकॉल कहकर पॉलिश कर देना चाहिए? नहीं भाई, आप समझ रहे हैं नीतीश जी या नीतीश जी के सलाहकार समझ रहे हैं कि पब्लिक जो है वो मूर्ख है, मगर जो लोग पब्लिक को मूर्ख समझते हैं उनको एक न एक दिन पब्लिक महामूर्ख बना देती है। मूर्ख बना देती है, ठीक है, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। नीतीश कुमार के मुस्लिम प्रेम की पोल खोलने के लिए आपके टॉप 5 मुद्दे क्या होंगे? एक एक वाक्य में, एक तो आप फारबिसगंज कहेंगे, बाकी 4 पॉइंट्स आप क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि एक मुस्लिम एज ए कम्युनिटी बिहार की जनता से अलग नहीं है, उसी का पार्ट है जी, जी, जी। मगर अब आप पूरे पार्ट में ले लीजिए, समझा कि नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा ही है जी, अन्याय बढ़ा ही है, अत्याचार बढ़ा ही है, सामूहिक बलात्कार बढ़ा ही है, और बलात्कार में विफल होने के कारण जो कंचनवाला आत्महत्या करती है उसके गवाह 2 लड़कियों को मारने की भरसक पूरी कोशिश की ही जाती है। अब नीतीश कुमार एक तो फारबिसगंज के बारे में बताएं, नीतीश कुमार दूसरा ये बताएं कि साहब जो बच्चे उर्दू पढ़ने वाले अरबी फारसी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते थे वो इनकी सरकार में एक तरह से अघोषित क्यों खत्म हो गए? नीतीश कुमार कम से कम ये बताएं कि जो मुस्लिम लड़के उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले हैं उनको उर्दू मीडियम में जिस किताब को छपवाने में आपका 1 पैसा नहीं लग रहा है वो क्यों नहीं उनको किताब मिल रहा है? नीतीश कुमार ये बतावें कि जो हाई स्कूल के पर्शियन पढ़ाने वाले, अरबी पढ़ाने वाले, उर्दू पढ़ाने वाले टीचर जो है रिटायर कर गए बरसों पहले, उनके जगह पर अगर इनकी नीयत साफ होती तो जो सैंक्शन पोस्ट था उस सैंक्शन पोस्ट पे उर्दू, अरबी, फारसी के टीचर की बहाली करते। इन्होंने बहाली नहीं की, तो अब जहां उर्दू पढ़ने वाले लड़के की तादाद भी है और टीचर नहीं है तो कहाँ से पढ़ेगा? क्या सवाल हो गया आपका, ही बताइए। मैंने तो 4-5 गिना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातों से ये लगा कि इन्होंने जो है मुसलमानों में तालीम के सिस्टम को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया। भाई एक और आप ले लीजिए, आपने कभी चलाया था कि अब आप देख लीजिए माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, दरभंगा है, सीतामढ़ी है। अब इन जिलों में जो है MSDP का प्रोग्राम चल रहा है। उस MSDP के प्रोग्राम के तहत आपने कौन कौन सी योजनाएं भेजी या क्या परसू किया? सिर्फ एक किशनगंज को छोड़ के उस पैसे का आंगनवाड़ी केंद्र बन रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र के लिए अलग से राशि है, उसके लिए जो है 2 रूम 3 रूम करके जो है हाई स्कूल का जनरल का वो
बिल्डिंग बन रहा है, उसके लिए भी राशि सर्व शिक्षा अभियान से लेके सब जगह आती है। उसी राशि का जो है वो बन रहा है, क्या बन रहा है, एडिशनल PSC और सब सेंटर, हेल्थ सेंटर, उसके लिए भी इनके पास राशि है स्वास्थ्य मिशन का। मगर आप वो पैसा खर्चा कर रहे हैं, मगर जो बुनियादी समस्या है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। अगर ये सरकार थोड़ा बहुत भी अल्पसंख्यक के बारे में सोचने वाली होती तो इनके काल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया का लिटरेसी रेट घटता क्या? तो सिद्दीकी साहब, आपकी बातों से बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार मुसलमानों को टोपी पहना रहे हैं, तो ये पक्की बात माने ना कि आप नीतीश कुमार की टोपी नहीं पहनेंगे? भाई खुद भी टोपी पहन रहे हैं और टोपी पहना भी रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार की टोपी नहीं पहनेंगे ना? भैया हमको टोपी पहनाने में बहुत समय लगेगा। और लालू यादव की टोपी आप नहीं उतारेंगे? वो तो हम पहने हुए हैं, तो लालू यादव की टोपी भी आप नहीं उतारेंगे ना? भाई लालू यादव की न टोपी हम पहनेंगे और न नीतीश कुमार की टोपी पहनते हैं। अच्छा। हमको टोपी पहनना पड़ता है जब हमको रिलीजियस प्रे के लिए हम जाते हैं। मैं टोपी को दूसरे संदर्भ में कह रहा हूँ। अभी आपने लालू यादव की टोपी पहन रखी है क्योंकि आप उनकी पार्टी में हैं, ये टोपी आप नहीं उतारेंगे? नहीं, हम मैं रिलीजियस टोपी की बात अब नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक टोपी की बात। मगर ये लोग मगर नीतीश जी तो टोपी इस लिहाज से पहनते हैं कि साहब ये टोपी पहनेंगे हम, वो ठीक है सिद्दीकी साहब, आप नीतीश कुमार की टोपी नहीं पहनेंगे और लालू यादव की टोपी नहीं उतारेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन और वो इस वजह से भी नहीं उतारेंगे कि जिसके बारे में जो आजमाया हुआ आदमी है उसको आजमाने की जरूरत नहीं है। लालू यादव ने एज ए चीफ मिनिस्टरशिप लड़ा है कम्युनलिज्म से, और लालू यादव को अगेंस्ट द कम्युनलिज्म लड़ने के कारण सरकार गंवानी पड़ी है। लालू यादव को आडवाणी का रथ रोकने के कारण और गिरफ्तार करने के कारण विभिन्न केस में वाइस्ट होके फंसना पड़ा है। और अभी तो नए मुसलमान हो रहे हैं दूसरे वाले, तो थोड़ा प्याज दनादन खाएं और उसके बाद देखेगा कि भाई प्याज खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो नए मुल्ला थोड़ा ज्यादा प्याज खाते भी हैं। सिद्दीकी साहब, आप नीतीश कुमार की टोपी नहीं पहनेंगे और लालू यादव की टोपी नहीं उतारेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को धोखा दिया है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इस वजह से देखिए, बात है कि 2004 का दिन याद कीजिए। उस वक्त जो है मतलब UPA 1 की सरकार बनने के पहले NDA की सरकार थी, और उस NDA की सरकार में हमारे भाई नीतीश कुमार जी भी मंत्री का पद को सुशोभित कर रहे थे। उस वक्त हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने, उसी वक्त जिस वक्त हमारा किसी भी तरह का कांग्रेस से समझौता नहीं था, और इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड लेफ्ट ऑल्सो, उन्होंने कहा कि अगर NDA को रोकना है, कॉमनल फोर्स को रोकना है, तो आप जो भी सेकुलर फोर्स में बहुत हद तक विचारों से सहमति नहीं भी हो, मगर कम से कम एक ही मुद्दा को अगर लेके चलें कि जिनको भी रोकना है इस फोर्स को, तो आप जो है एक छतरी के तले आइए और चुनाव लड़िए एडजस्टमेंट के आधार पर। तो खैर एनीवे उस वक्त जो है CPI, CPM और कांग्रेस सब लोग मिलके लड़े और सरकार भी बनी, हमारे नेता सरकार में मंत्री भी हुए। फिर UPA 2 का समय आया। UPA 2 के टाइम में हमारा जो है इनसे अलायंस नहीं हो सका किसी भी कारण। ठीक है, मगर हम ठीक है कम नहीं होने के बावजूद आपने साथ तो लगातार बिना शर्त आपने साथ दिया, बिना शर्त। और अब भी कोई लोग अगर ये कमजोरी हमारी समझते हैं कि हम आज भी अपील कर रहे हैं कि अगर कॉमनल फोर्स को आपको रोकना है तो जो भी सेकुलर फोर्स हैं वो बहुत तरह का अपना ईगो छोड़ के। तो ठीक है ना सिद्दीकी साहब, आपकी अपील एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के साथ चली गई, तो आपको धोखा नहीं दिया? चली गई नहीं, अभी उनका स्ट्रेटेजिकल जो है हुआ है कि 4 वोट आप मुझको दीजिए, मैं आपको 20 वोट जो है लोकसभा में दूंगा। मगर अलायंस इनका नहीं हुआ, और अगर खुदा न खास्ते मान लीजिए कि ये अलायंस करते ही हैं तो उनकी स्वतंत्रता है,
मगर अब भी हम अपील कर रहे हैं जी। कि अगर मोदी का भय अगर आप दिखा रहे हैं और मोदी को रोकना आप चाहते हैं तो जरूरत है कि एक मुद्दा पर कॉमनवेल्थ फोर्स जो है दिल्ली की हुकूमत में काबिज न हो, इसके लिए आप अलायंस कीजिए। तो ठीक है ना सिद्दीकी साहब, 4 वोट लो और 20 वोट दो, ये कांग्रेस की मौके की सियासत है ना? एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स है, मौके की सियासत है, मौका परस्ती है, एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स, जिसको कि आम जनता मौका परस्ती कहती है, गिव एंड टेक वाली पॉलिटिक्स। हाँ, गिव एंड टेक, उसी को आम जनता मौका परस्ती कहती है। और आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर द्विपत्नी प्रथा को अपना रखा है, एक पत्नी बहुजन समाज पार्टी, एक पत्नी समाजवादी पार्टी, और दोनों पत्नियों को वो साथ लेकर चलती है, उसी तरह से द्विपत्नी प्रथा को अब उसने बिहार के अंदर भी लागू किया है। एक पत्नी राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी पत्नी जनता दल यूनाइटेड। देखिए, ऐसा जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी ने एडजस्टमेंट क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है। और मुझको लगता है कि इन चीज़ों पर उनकी पैनी नज़र है और दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावना को भी वो समझते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता, दल के कार्यकर्ता नेता के भावना पे ठेस नहीं पहुंचे। नहीं, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो राष्ट्रीय जनता दल जो है कांग्रेस की पहली पत्नी है। क्या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को दूसरी पत्नी रखने की इजाजत देगी बिहार के अंदर? बात इसको आप जिस रूप में ले रहे हैं जिस रूप में ले रहे हैं, हम न उनके उस रूप में थे कभी। एक जमाने आप में पहले से हैं साहब, भाई बता रहे, उस जनता दल यूनाइटेड तो उनके साथ आज आया है, आप तो पहले से थे भाई। अगर इस रूप में आप उनको लीजिएगा कि साहब इनकी पहली पत्नी या दूसरी पत्नी, तो बिहार में तो हमारी भी पत्नी रह चुके हैं वो। हाँ। तो फिर हमको कहाँ से पत्नी बनाए? तो सीट बदलती रहती है, कभी आप कभी वो। सीट बदलती रहती है, मगर देखिए मुझको लगता है कि उनका लीडरशिप भी जो है गंभीरता से सोचेगा और आजमाया हुआ लोग को आजमाने की जरूरत गंभीरता से सोचने दीजिए। लालू यादव के आप निकटस्थ सहयोगी हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों में पार्टी के फोरम पे अंदर बातचीत नहीं होती होगी। लालू यादव क्या कांग्रेस के इस रवैये से आहत हैं, दुखी हैं? नहीं, मेरे को ये जानकारी नहीं है। आपको इस बात की जानकारी नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि रामविलास पासवान भी अचानक से तटस्थ मुद्रा में आ गए हैं और वेट एंड वॉच। नहीं, तटस्थ मुद्रा में नहीं है वो। इस वक्त हमने ये तर्क दिया था विधानसभा में कि साहब जन आदेश के मामले में जदयू और लेड बाई गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार जी है, ये जन आदेश के मामले में ये अल्पमत में आ गए हैं। और जन आदेश के मामले में आज अगर किसी गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट है तो वो हमारा गठबंधन है। फिर भी संख्या बल के आधार पर जो है नहीं सुना है। रामविलास जी ने मुझको टेलीफोन करके कहा कि आपका लाइन ठीक है और चूंकि जाकिर कहता है कि हम जो है भाजपा के अगेंस्ट में लड़ते हैं तो हम कैसे उसका साथ वोट करेंगे। फिर हमने कहा कि भाई हमने जो वोट किया है वो भाजपा का कोई मोशन नहीं था, सरकार के द्वारा लाया गया मोशन था, उस सरकार का जिसका हम 7.5 साल से विरोध कर रहे थे और उसके विरोध में हमने मत किया है। तो मुझको लगता है रामविलास जी यहाँ की वास्तविक स्थिति से अवगत हैं, हमारे पुराने एलाई हैं और दुख सुख में रहे हैं इन दिनों, इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो तटस्थ रहेंगे और अलायंस में हैं और अलायंस से अलग होने की बात अभी नहीं है। और जब अलायंस में है, अगर कांग्रेस जो है नीतीश जी के साथ अलायंस बनाएगी तब तो रामविलास पासवान उधर जाएंगे। भाई देखिए, अब इसका जवाब तो बेहतर रामविलास जी देंगे या कांग्रेस के लोग देंगे। मगर जब अभी अलायंस में है आदरणीय रामविलास जी, तो अभी वो तटस्थ कैसे हो सकते हैं? तटस्थ इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी ने न तो समर्थन किया न विरोध किया। अब क्या कीजिएगा, उनके पार्टी का 2 आदमी पहले और इनफैक्ट वो स्टैंड अपना जो स्टैंड बीजेपी का था, बीजेपी ने भी न समर्थन किया न विरोध किया। नहीं, मैंने कहा यही कि गलती तो जिस डर से आप जो है बहिष्कार करने वाले थे कि साहब हमको लोग कहेगा कि बीजेपी के साथ चले गए,
मगर बीजेपी ने बाइकआउट किया तो आप उसी बाइकआउट में शामिल हो गए। उसी बाइकआउट में शामिल हो गए, वही तो। ठीक है, चलिए ठीक है, एक सिचुएशन में आपके सामने फेंकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि जेडीयू, लोजपा, कांग्रेस और उनके साथ कम्युनिस्ट भी, अगर इस तरह का एक अलायंस बन गया, जो कि अब आप कल्पना नहीं कह सकते, कोई कल्पना नहीं कह सकते मौजूदा परिस्थितियों में, और बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा सरीखे लोग चले गए, तो दो अलायंस ये हो गए, तो आरजेडी तो बड़ी अकेली पड़ जाएगी ना। देखिए अकेली तो महाराजगंज में लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी और पूरे दमखम के साथ लड़ी, जदयू तो सत्ता ही लड़ रहा था। तो अब चूंकि इन बातों को कहकर हम किसी की भावना पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, मगर जो लड़ाई लड़ी गई वहाँ उसमें जितने बड़े अंतर से हमारा उम्मीदवार जीता, तो अब कोई लोग हमारी ताकत को माने तो या ना माने। आपका साथ दिया था ना पर्दे के पीछे। अच्छा, बीजेपी की वहाँ क्या स्थिति है? बीजेपी की वहाँ स्थिति क्या रही है? जो स्थिति पूरे बिहार में होगी वो स्थिति वहाँ नहीं। अब ऐसा देखा जाए ना कि छपरा से बीजेपी लोकसभा में लड़ती है, बीजेपी हार गई। महाराजगंज से जदयू लड़ी पहले भी और अब भी, जदयू हार गई। सीवान से जदयू का कैंडिडेट लड़ा, वो 3rd या 4th पोजीशन पे चला गया, इंडिपेंडेंट जीत के गया। ठीक है। अभी जितने भी बाई इलेक्शंस हुए जी, उस बाई इलेक्शंस में कांग्रेस भी लड़ी है जी, और हम लोग भी लड़े हैं, उसका रिजल्ट देख लीजिए। ठीक है। तो एक और सिचुएशन में फेंकता हूँ कि चूंकि मान लीजिए कि अगर आरजेडी को छोड़ दीजिए, अगर नीतीश, कांग्रेस, लोजपा, कम्युनिस्ट इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या किसी दिन आरजेडी बीजेपी के साथ लड़ सकती है चुनाव? नहीं, कभी नहीं। ये पॉसिबल नहीं है ना? ये कभी नहीं, ये कभी संभव नहीं है। नहीं। ठीक है, ठीक है। और लेकिन आप लोगों का जो समीकरण माना जाता है अभी तक, बेसिकली माई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, तो मुसलमानों के समीकरण में नीतीश कुमार ने सेंधमारी करने की कोशिश की है और यादव समीकरण में बीजेपी ने कोशिश किया नंदकिशोर यादव को नेता प्रतिपक्ष बना के। आपको लगता है कि नुकसान होगा इसका? माई समीकरण आपका दरक रहा है? देखिए, नंदकिशोर यादव तो पहले से ही मंत्री थे। हाँ, लेकिन अब तो नेता प्रतिपक्ष हो गए ना भाई। पथ निर्माण विभाग में, मलाई वाले विभाग में थे। जी। अब थोड़ी देर के लिए अब मैं यही कह रहा हूँ कि इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। होता है क्या? ठीक है, अभी आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। वक्त है अभी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सिद्दीकी साहब से पूछेंगे कुछ और सीधे सवाल, नुकीले सवाल और पहले सवाल, साथ ही में चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।